नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ आज के सेशन में जुड़ चुका हूं, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल के पेपर के बारे में। तो यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो आप सभी लोग दे रहे होंगे जो भी इस सेशन में जुड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बढ़ेंगे अपने सेशन की तरफ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है बच्चों, और इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो हम करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं, कुछ मेरे अपने हैं। तो इनको जब करेंगे तो इनको पूरा एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर आपका तैयार होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे पश्चिम एशिया के यूनानी शासक निकेटर ने किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो मेगास्थनीज का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। मेगास्थनीज का नाम इसलिए सुना होगा क्योंकि एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका, और इंडिका से मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, और जो मौर्य कालीन भारत था उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज को भेजा था किसने? भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, किसने? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने क्या बना के भेजा था? एक राजदूत बना के भेजा था, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं एम्बेसडर। ठीक, दूसरा चीज क्या था? निकेटर की एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना। ठीक है, तो हेलेना का शादी इसने किससे करवाया था? करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, तो और मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। थोड़ी सी चर्चा बेटा मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर करें तो मौर्य साम्राज्य के पहले मगध पर एक राजा थे जिसका नाम था घनानंद। ठीक है, या फिर धना। ठीक है, इनके दरबार में एक पीएम थे, इनके प्रधानमंत्री बोल दीजिए इनको, इनका नाम था चाणक्य। ठीक है, तो जो धनानंद था ये बहुत ही विलासी राजा था। तो जब चाणक्य इनको कुछ सुझाव दिए, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? चाणक्य की बेइज्जती कर दी, और वहां पर चाणक्य ने ठाना कि हम इसका क्या करेंगे? सर्वनाश कर देंगे। फिर ये क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं एक राजा के रूप में, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को अपने उसके गद्दी से हटाकर क्या करते हैं? राजा बनते हैं और मौर्य वंश की स्थापना यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है बेटा? तो आते हैं बिंबिसार। ठीक है, कौन आता है? बिंबिसार आता है। बिंबिसार के बाद कौन आ जाता है? अशोक। ठीक है, कौन आता है? अशोक। और अशोक को मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है वो माना जाता है। इसके जो शिलालेख हैं वो काफी ज्यादा फेमस हैं। क्या फेमस है? शिलालेख बेटा सबसे ज्यादा फेमस हैं। क्लियर सभी लोगों को? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो बहुत सारे लोगों को यह आंसर अब पता चल गया होगा। तो अब बात करें अगर भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में। ठीक है, भाग 3 में बेटा किसकी बात की गई है? मौलिक अधिकार की। ठीक है, किसकी? मौलिक अधिकार की। क्लियर? ठीक है, मौलिक अधिकार की बात की गई। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम संविधान का या फिर भारत का मैग्ना कार्टा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? संविधान का या फिर भारत का क्या बोलते हैं बेटा? इसको मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र होता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं तो ये इनको मैग्ना कार्टा की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन जो है वो किया गया है। क्लियर? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है बेटा। और फिर बात करें इसमें प्रावधान क्या है, तो इसमें प्रावधान है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। ठीक है, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। प्रारंभ में कितने थे बेटा? तो 7 प्रकार के थे। कितने? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक था संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या किया जाता है?
संपत्ति के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया जाता है। क्लियर? 300A में जब जोड़ा जाता है तो इसको बना दिया जाता है बच्चे कानूनी अधिकार। क्लियर? यहां तक? चलिए अब कुछ आगे की बात यहां पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। फिर अगर आप इसके पहले मौलिक अधिकार पर जाएंगे तो पहला मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है, जिसको बोलते हैं समता का अधिकार। ठीक है, या फिर समानता का अधिकार। क्लियर? यहां पर आप बात करें तो अगले पेज पर चलेंगे। क्या है कि जो बातें हैं, सबसे पहले शुरू होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समता। ठीक है, क्या है? विधि के समक्ष समता। विधि मतलब क्या होता है बेटा? कानून। मतलब भाई कि कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। कानून किसी के लिए अलग व्यवहार नहीं करेगा। क्लियर? फिर आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाएगा? कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर सभी लोगों को? तो यहां पर उसके बाद मोटा मोटा अगर देखें तो क्या है? मोटा मोटा अगर देखेंगे तो यहां पर एक निकल कर आता है शैक्षिक संस्थानों में। ठीक है, क्या है? शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की बात यहां से निकलकर सामने आती है। और यहीं पर एक केस निकलकर सामने आता है जिसका नाम था इंदिरा साहनी केस। ठीक है, इंदिरा साहनी केस में ही क्या बताया गया बेटा? आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये किसका था? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। फिर अनुच्छेद 16 आता है। अनुच्छेद 16 बताता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब बेटा, लोक नियोजन मतलब हो जाता है भाई साहब कि जो सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, क्या है? सरकारी जो नौकरियां हैं इनमें क्या होगा? सभी को समान अवसर दिया जाएगा। हालांकि बाद में कुछ प्रावधान जोड़े जाते हैं जिसमें पिछड़ों को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, ये सब चीजें की जाती हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या है? ये लोक नियोजन में अवसर की समानता। फिर आ जाएगा अनुच्छेद 17। ये क्या कर देता है? अस्पृश्यता का अंत कर देता है। ठीक है, 2-2 साल लग गया तो एक हटा देंगे, ऐसे ही ज्यादा घींचे पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, क्या है? अस्पृश्यता का अंत यहां पर है। मतलब जो भेदभाव है, छुआछूत है, उसको समाप्त किया जाएगा भाई साहब। उसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद 18। इसमें बोला गया उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। मतलब जो जैसे कोई कोई लोग क्या करते हैं? अपने आगे जो उपाधियां लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका मेन मतलब क्या था? वीआईपी कल्चर को खत्म करना। क्यों? क्योंकि जब संविधान बना तो ताजा ताजा देश आजाद हुआ था और उस टाइम पे जैसे आप लोगों ने सुना होगा लॉर्ड, ठीक है, जो वायसराय थे या फिर जो जनरल थे या फिर जो गवर्नर जनरल थे, वो क्या करते थे? लॉर्ड अपने आगे लगाते थे। ठीक है, उसके पहले क्या कल्चर था? राजा का, महाराज का। ठीक है, क्लियर? ये सारे जो कल्चर थे इसको समाप्त करना था, क्योंकि संविधान की दृष्टि में सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से रखना था, इसलिए उपाधियों का अंत जरूरी हो गया। इसमें भी जो भारत सरकार द्वारा दी जाती हैं, जैसे भारत रत्न हो गया, ठीक है, या फिर पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये सब क्या है? पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं है। इनको किसकी श्रेणी में रखा गया? पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया। लेकिन फिर से वही बात कि जो शैक्षिक उपाधियां हैं इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी कर लेता है तो वो अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकता है, या फिर कोई व्यक्ति सेना में है तो मेजर, जनरल, लेफ्टिनेंट, ये सब उपाधियां यूज की जाएंगी। क्लियर? ये यहां तक? तो यहां पर क्या है? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत बताया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, सभी लोगों को तो अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 16। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में
है। ठीक है, महाबलेश्वर आपको पता है कहां पर है, महाराष्ट्र स्टेट में एक जिला है जिसका नाम है सतारा। ठीक है, सतारा जिले में ये स्थित है। ठीक है, ये एक क्या है, हिल स्टेशन है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि लोग घूमने करने यहाँ पर जाते हैं। क्लियर। यहां से एक नदी निकलती है जिनका नाम है कृष्णा। ठीक है, क्या नाम है, कृष्णा। और ये महाबलेश्वर में काफी अच्छे वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात यानी कि झरने का निर्माण जो है वो करती हैं, जो इस प्लेस को थोड़ा पर्यटक की योग्य बनाता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो टेबल है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। ये एक तरह से कुंजी है 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा सही करने की। किसी भी एग्जाम में आप आरओ एआरओ एग्जाम दे दीजिए, ठीक है, आप कांस्टेबल दे ही रहे हैं, आप एसआई का एग्जाम दे दीजिए, इवन आप यूपीपीएससी का एग्जाम दे दीजिए बेटा, मैं आपको गारंटी देता हूं ये 3 टेबल हैं, इस टेबल से आपको क्वेश्चन मिलना फिक्स है। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहली नदी गंगा नदी निकलती कहां से है, तो बेटा इसमें 2 नदियां हैं, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। ठीक है, पहली कौन सी है, भागीरथी, और दूसरी कौन सी है, अलकनंदा। ये दोनों नदियां मिलती हैं और इनको बोला जाता है गंगा नदी। मिलती कहां पर है ये दोनों एक दूसरे से, देवप्रयाग में। गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है किसके साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है और ये एकमात्र नदी है जिसको मानव होने का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। क्लियर। दूसरी नदी यमुना नदी बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है जिसको यमुनोत्री भी बोला जाता है। प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिल जाती हैं। 1375 किलोमीटर इनकी लेंथ है। इनकी 4 सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये चारों इनकी सहायक नदियां हैं और ये भारत की और गंगा की दोनों की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, फिर आते हैं सिंधु नदी। ये निकलती है मानसरोवर झील जो कि स्थित है तिब्बत में और गिरती है अरब सागर में, पंजाब से होते हुए प्रवेश करते हैं, सॉरी जो पाकिस्तान का क्षेत्र है पंजाब का, वहां से ये जाती हैं कहां पर, अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, लंबाई कितनी है, टोटल इनकी लंबाई है 2880 किलोमीटर और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। इसी पर सिंधु जल समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्लियर। उसके बाद है सतलज नदी। सतलज सिंधु की सहायक है, ये भी मानसरोवर झील से तिब्बत से निकलती हैं। इसका संगम होता है चिनाब से और 1500 किलोमीटर इनकी लंबाई है। भाखड़ा नागल जो बांध है वो किस पर है, चिनाब नदी पर स्थित है। क्लियर। फिर रावी नदी रोहतांग दर्रे से होते हुए हिमाचल प्रदेश से होते हुए चिनाब नदी में मिल जाती हैं और कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्माण भी करती हैं। फिर व्यास नदी आती हैं। ठीक है, क्लियर। ये भी सतलज नदी में जाके मिलती हैं। इस पर क्या स्थित है, हरिके बैराज, और बहुत ही फेमस जो एक साइट है जिसका नाम है कुल्लू मनाली, वहां ये अपना प्रदर्शन करती हैं। फिर झेलम नदी, ये शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर से निकलती हैं, चिनाब नदी से मिलकर 724 किलोमीटर का पथ जो है वो तय करती हैं श्रीनगर में और वूलर झील में ये प्रवाहित होती है। फिर घाघरा जिसको हम करनाली भी बोल देते हैं, तालाकोट नेपाल से निकलती हैं, गंगा नदी में मिल जाती है, ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है बेटा। उसके बाद आएंगे रामगंगा। रामगंगा नैनीताल से निकलती हैं, गंगा नदी से मिल जाती हैं कहां पर, कन्नौज में। और ये प्रमुख सहायक नदी इसकी कौन है, खोन नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। फिर उसके बाद शारदा नदी कहाँ, काला पानी, और कहां पर, घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, क्या है 602, इनको क्या बोल देते हैं, काली गंगा भी बोला जाता है। फिर गंडक नदी नेपाल से निकलती है और हाजीपुर जो कि बिहार में स्थित है, ये गंगा नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, गंगा नदी को नेपाल में शालिग्राम बोला जाता है और नारायणी बोला जाता है, क्योंकि ये स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर। इसमें शालिग्राम नाम का पत्थर जो है वो प्राप्त होता है। हिंदू ग्रंथों में, हिंदू कथाओं में इनको नारायण का स्वरूप माना जाता है।
किसको? शालिग्राम को, इसीलिए इनको नारायणी भी कहा जाता है। फिर कोसी नदी, इसको हमेशा सब बिहार में कोसते रहते हैं, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी गंगा नदी में मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है मानसरोवर तिब्बत से निकलती हैं और गंगा से मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में ये निर्माण करती हैं सुंदरवन डेल्टा का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर मैंग्रोव वन भी हैं। सुंदरवन नाम इसलिए पड़ गया बेटा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के जो पौधे हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे चंबल नदी की। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है और ये यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर? चलिए आगे क्या है? आगे है नर्मदा नदी। ये अमरकंटक विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। धुआंधार जलप्रपात का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका निर्माण नर्मदा नदी आपकी करती है। फिर बेतवा रायसेन मध्य प्रदेश से निकलकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। इसके किनारे सांची और ओरछा जो है वो शहर स्थित हैं। फिर केन नदी कैमूर पर्वत श्रृंखला से निकल के यमुना नदी में मिल जाती हैं। बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना से ये मिलती हैं। फिर सोन नदी, ये भी अमरकंटक से निकलती हैं और गंगा नदी से मिल जाती हैं। तापी नदी बैतूल मध्य प्रदेश से निकलकर गिरती हैं खंभात की खाड़ी में। सूरत जो है इसके तट पर स्थित है। फिर महानदी सिहावा पर्वत से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। शिप्रा या फिर इसी को हम क्षिप्रा बोल देते हैं। उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर क्या है? कुंभ का मेला भी लगता है। फिर माही नदी, ये मध्य प्रदेश की नदी है, महत्वपूर्ण नदी है और खंभात की खाड़ी में इसका क्या है? मुहाना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। क्लियर? उसके बाद गोदावरी। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। अब इनको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनको बोला जाता है वृहद गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सहायक नदियां क्या है? पेन गंगा, वेन गंगा, ये दो आप याद रखेंगे। फिर इंद्रावती, प्राणहिता, ये दो आप याद रखेंगे। फिर मजीरा, सबरी, ये दो आप याद रखेंगे। फिर पूर्णा, वर्धा। ठीक है, तो ये याद करने का आप क्रम इसको रखेंगे। क्लियर? फिर कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं, इनको बोला जाता है दक्षिण की गंगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। इसका निर्माण कौन करता है? कावेरी नदी यहाँ पर करती हैं। फिर तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के किनारे हम्पी शहर स्थित है। पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, केसावा की पहाड़ी से, कर्नाटक से निकलती हैं बेटा। फिर लूनी नदी, ये कच्छ के रण में क्या होती है? समाप्त हो जाती है। साबरमती, ये आपको पता होगा, ये अहमदाबाद शहर में प्रवाहित होती हैं। फिर बनास नदी, ये राजस्थान में ही पूर्ण रूपेण बहती हैं। फिर सोम नदी बेड़ेश्वर धाम के किनारे स्थित हैं। क्लियर? चलिए अब आएंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो आप सबको पता है कि विटामिन सी जो है वो जो खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे क्या हो गया बेटा? संतरा हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, ठीक है, नींबू हो गया। और क्या हो गया? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक कैथा होता है गांव में, ठीक है, इसमें हो गया। इमली में भी मिल ही जाएगा आपको। लेकिन मेजर क्या है? संतरा और नींबू, जो रसदार खट्टे फल हैं, ठीक है, कौन? रसदार खट्टे फल जो हैं इनमें ये पाया जाता है। क्या? नींबू में यहाँ पर पाया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा विटामिन से जुड़ा काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है कि जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? ठीक है, तो बी सी, ठीक है, क्या है? बी सी, दो हैं। ठीक है, देखिए जो पहला है वो अकड़ में रहेगा, नहीं घुलेगा, और उसके तुरंत बाद दोनों क्या है? घुल जाएंगे। और जब दो को घुलता हुआ देखेंगे तो पीछे के तीन भी नहीं घुलेंगे। तो वसा में कौन सा घुलनशील हो जाएगा? जो जल में नहीं घुलेगा वो वसा में हो जाएगा। तो जल में कौन सा नहीं था भाई? ए नहीं था, क्योंकि
पहला था अकड़ में था, जल में नहीं घुला। दूसरा तीसरा घुल गया तो बचे जो वो देखे कि ये तो घुल जा रहे हैं तो हम पानी में नहीं घुलेंगे, तो बचे डी, ई और के। ठीक है, तो ये क्या होंगे, वसा में घुलनशील होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको यहां पर बताऊं। तो वो ट्रिक ये है, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, क्या है, रथ पर आप हटा दीजिए, रथ एक क्या है, टॉफी। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, मेजर ये आपसे पूछा जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, विटामिन ए का रेटिनॉल, फिर बी का थायमीन, फिर सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ये चार आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, और इसको भी याद रखना होगा, तो आप आगे मैं आपको सारे विटामिन का नाम जो है वो बता देता हूं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, वो है रेटिनॉल। ठीक है, मैंने आपको बताया क्या है, रेटिनॉल, और इसकी कमी से क्या होगा भाई, रतौंधी। तो रासे रेटिनॉल, रासे रतौंधी आपको याद रखना है। और कुछ चीजें आप याद रख लो, वो हर जगह काम आ जाती हैं, जैसे फल, अंडा, दूध। ठीक है, तो यहाँ पर स्रोत क्या है, गाजर, दूध, अंडा, फल, ये सब आप खाओ, तो ये हमें कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। विटामिन बी का क्या था, थायमीन। ठीक है, रोग क्या होता है इसकी कमी से, बेरी बेरी, आलू, मूंगफली, सब्जी, ये सब खाने से ठीक होता है। फिर B2 राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसमें त्वचा फट जाती है, आंख का रोग होता है, नहीं पूछा जाता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, इससे कमी होती है एनीमिया, इसको बोलते हैं रक्तस्राव या फिर खून की कमी। और एक होता है पांडु रोग। ठीक है, तो दूध, मांस, कलेजी, इन सब चीजों को खाने से विटामिन B12 आपका पूरा हो जाता है। फिर एक विटामिन होता है B7 या फिर H, जिसको हम बोल देते हैं बायोटिन। अब बायोटिन जो होता है, बहुत लोग कहते हैं मेरा हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है, तो बेटा हेयर फॉल जो होता है वो शैम्पू लगाने से कभी नहीं ठीक होगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, वो ठीक होगा आपके खाने से। तो खाने में जो इंटेक करना है वो आप कर लीजिए B7 का। ठीक है, आप बायोटिन का इंटेक कीजिए, बायोटिन की टैबलेट्स लोग लेते हैं। ठीक, तो या फिर आप देखिए जो स्पा कराती हैं लड़कियां, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो बायोटिन ही होता है उसका मेजर मेजर यूज किया जाता है। फिर विटामिन सी का नाम क्या है, स्कर्बिक एसिड, इससे रोग क्या होगा, स्कर्वी। ठीक है, और इसको मैंने बताया ये खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स। और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, वो भी 7 से 9 बजे के बीच का सुबह वाला। ये नहीं कि दोपहरिया में बैठ के करिया कर रहे हैं खुद को। सुबह जाइए 6 से 8, 7, 9, जो भी टाइम आपको हो उस पर आप थोड़ा धूप सेकिए, विटामिन डी बिल्कुल आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद विटामिन ई, तो मैंने आपको बताया था टॉफी नाम है, तो इसका क्या करेंगे, टेसे टैकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति जो है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद विटामिन के, विटामिन के का क्या है, किलोक्विनॉन, इससे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसको हम एक रॉयल डिजीज भी बोल देते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जो रानी है उनकी जो फैमिली है उसमें ये बीमारी पाई जाती है। क्लियर, यहां पर सबको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है, तो बेटा कब को मनाया जाता है, तो आप सबको पता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भाई साहब 8 मार्च को ही मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर फटाफट से, कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कुछ चीजें आप लोग लेके जाइए। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में एक क्या होता है बेटा, निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है, निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के आर्टिकल्स मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं, तो यहां पर उसको डिस्कस नहीं करते हैं। निर्वाचक मंडल में कुछ लोग भाग लेते हैं। सबसे पहला कौन भाग लेगा बेटा, तो सबसे पहला भाग लेगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, कौन भाग लेगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा बेटा,
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तीसरा क्या होगा, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, ठीक है, जितने भी राज्य में क्या है विधानसभा है, उसके भी निर्वाचित सदस्य। और चौथा, दो केंद्र शासित प्रदेश जिनको शामिल किया जाएगा, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, क्लियर। तो इतने सदस्यों को यहां पर शामिल किया जाता है। क्लियर है सभी को। तो ये चीज यहां पर हो जाती है। अब ऑप्शन क्या है आपके पास, राज्यसभा बिल्कुल गलत, लोकसभा बिल्कुल गलत, संसद सदस्य में सब आ जाते हैं, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन बी। टिक करके चले आएंगे, नंबर ले लेंगे और क्या करेंगे, कांस्टेबल बन जाएंगे। चलिए अगले पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा हैंग हो गया अगले क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, कमेंट करके बता देना, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, कमेंट करेंगे आप लोग, जो भी कमेंट करेगा अगली क्लास में मैं उसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले दिखाऊंगा। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अब क्वेश्चन आ ही गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक आपको मैं ट्रिक बताता हूं, इसको आप याद रखिए, बहुत जगह आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ के याद कर लो बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, पूरा प्रेसिडेंट एक ट्रिक में खत्म हो जाएगा। नाम क्या है, पकानी कोका दुयोदशम। अब राष्ट्रपति शुरू होते हैं 52 से, 52, 53, 54, ठीक, फिर 55, 56, फिर 57 और 58, फिर 59, 60 और 61। क्लियर, ये इतने आर्टिकल्स होते हैं किसके, प्रेसिडेंट के। पास से बेटा क्या हो जाएगा, पद, मतलब भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, ये कहां से पता चलेगा, अनुच्छेद 52 से। क्लियर, इसके बाद का मतलब क्या होगा, का मतलब होगा बेटा कार्यपालिका का प्रमुख। ठीक है, याद रहेगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कौन बताता है, अनुच्छेद 53। फिर आ जाएगा बेटा 54, नी मतलब हो जाता है निर्वाचन। क्या हो जाता है, निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। फिर 55 बताता है, को मतलब क्या हो जाएगा, कोटा। ठीक है, क्या होगा, कोटा। फिर 56 मतलब का मतलब हो जाएगा कार्यकाल। ठीक है, क्या हो गया, कार्यकाल। फिर दू मतलब क्या हो जाएगा, दा इसको लेंगे, इसका मतलब होता है दशाएं। ठीक है, फिर यो मतलब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 58, यो मतलब बेटा हो जाएगा योग्यता। क्लियर, उसके बाद 59, 59 का मतलब क्या हो जाएगा, दोबारा निर्वाचन। ठीक है, जो दोबारा निर्वाचन होता है उसकी बात करेंगे, एक बार इसको आप क्लियर करेंगे, 57 और 59। दू से हो जाएगा दोबारा निर्वाचन, फिर से एक बार देख लीजिए, और दा से हो जाएगा इसकी दशाएं। ठीक है, फिर उसके बाद सा मतलब शपथ, अनुच्छेद 60 आपका हो जाएगा शपथ, और 61 आपका मां यानी कि महाभियोग। क्लियर, तो ये पूरे राष्ट्रपति के आर्टिकल्स हैं, एक लाइन में एक बार में पूरा खत्म। क्लियर, यहां पर एक बार आप फिर से ध्यान रखिएगा, 57 दो मतलब दोबारा से निर्वाचित होना, और दा 59 मतलब की दशाएं। क्लियर, ये चीज आप यहां पर याद रखेंगे। पूछा गया है आपका शपथ, तो बेटा सा कहां पर है, 60 पर है, अनुच्छेद 60 आपका यहां पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस भी इंटरेस्टिंग है, दो मनाए जाते हैं। ठीक है, एक तो विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा गया है, एक पूछा गया है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या होता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है भाई साहब 10 जनवरी को। ठीक है,
क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को इसको पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है। क्लियर? चलिए, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्यों? क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी बेटा, तो संविधान सभा ने क्या किया था? 14 सितंबर को जो हमारी भाषा है हिंदी, इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ठीक है, किसका दर्जा दिया गया था? राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। भारत में कार्य के लिए दो भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, क्या है? हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है सरकारी कार्यों में या फिर आधिकारिक कार्यों में। क्लियर? फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? ठीक है, तो आप सबको पता है जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, क्या है? 8वीं अनुसूची जो है इसमें 22 प्रकार की भाषा का जो है वो सम्मेलन किया गया है। ठीक है, 22 प्रकार की भाषाएं हैं भाई साहब। तो ऑप्शन क्या सही होगा आपका? बी। भाषाएं कौन कौन सी हैं अगर बात करें एक बार में सारी याद करने के लिए, तो सबसे पहले क्या है? कश्मीरी। ठीक है, क्या है? कश्मीरी है। फिर क्या है? सिंधी है। फिर पंजाबी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मलयालम। ठीक है, क्या है? मलयालम है। फिर आसामी है, बंगाली है, मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, उड़िया है, कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, संस्कृत है, बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है और संथाली। क्लियर? यहां से आपसे पूछा जाता है कौन सी नहीं है। ठीक है, और वहां पर ऑप्शन होगा भोजपुरी और अंग्रेजी। ठीक है, तो अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, हमेशा याद रखना। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसके भाग 17 में उल्लेख किया गया है भाषाओं के संबंध में, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? पहले अनुसूची देख लेते हैं एक बार बेटा, सारी अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहली अनुसूची क्या है? ये राज्य और संघ राज्यों का वर्णन करती है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा दूसरी, ठीक, दूसरी क्या है? इसमें जो प्रमुख अधिकारी हैं, ठीक है, मतलब क्या है? आप याद रखिए दुबे। ठीक है, क्या याद रखिए? दुबे। दू मतलब क्या हो गया? दूसरा, मतलब दूसरी अनुसूची। वे मतलब हो गया वेतन। जो प्रमुख संवैधानिक पद हैं उनके वेतन की चर्चा यहाँ पर की गई है, मतलब आप क्या रखेंगे याद? दुबे। फिर याद रखिए 30 या फिर तीसरा। ठीक है, तीसरा याद रखेंगे तो तीसरे में आखिरी का रा लेना और यहां से हो जाएगा राज्यसभा की सीटों के, सॉरी राज्यसभा के, तो सॉरी 30 से आप याद रखेंगे बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा हुआ। ठीक है, 30 आप याद रखेंगे, 30 से 30 से हो जाएगा तीसरा और सा से हो जाएगा बेटा शपथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? शपथ। ठीक है, तो 3 तो मैंने आपको याद करा दिए। फिर आएंगे चौथी। ठीक है, चौथी जो होती है उसमें क्या होता है? आवंटन कर दिया जाता है सबकी सीटों का। क्लियर? फिर पांचवी जो है इसमें SC ST जो हैं इन जनजातियों के लिए विशेष उपबंध है। फिर छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट हमेशा याद रखना। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि छठवीं अनुसूची में कौन से शामिल हैं या नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 ही हैं, चारों को याद रखिएगा। इनको एक विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। 7वीं अनुसूची में जो सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां, इनकी चर्चा की गई है। 8वीं में भाषा, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, भाषाओं की बात की गई है। 9वीं में बात की गई है विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। 10वीं क्या है? दल बदल कानून है। 11वीं क्या है? पंचायती राज है। और 12वीं क्या है? नगर पालिका है। क्लियर?
तो यहाँ पर ये चीजें जो हैं वो सामने आती हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि किसी कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में कोशिका को क्या बोलते हैं, सेल, और इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेगा ये कोशिका विज्ञान नहीं पूछेगा, क्योंकि कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान ही है, सबको पता है। ये आपसे पूछेगा साइटोलॉजी। ठीक है, क्या होगा, साइटोलॉजी। तो लॉजी का तो सिंपल सा मतलब अध्ययन होता है, आपको पता ही होगा। और साइटो मतलब क्या है, सेल्स, यानी कि कोशिकाएं। ठीक है, तो ये जीवन की इकाई भी होती है, आप लोगों को पता है। कुछ चीजें यहाँ पर हैं, जैसे एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर को पूरा फाड़ दीजिए और उसके बाद उसका अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एनाटॉमी हो जाएगा। फिर एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी मतलब जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, उसका अध्ययन क्या होगा, एंजियोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद एरोबायोलॉजी। एरो मतलब क्या होता है, हवा। तो जो उड़ने वाले जंतु हैं उनका अध्ययन क्या हो जाएगा, एरोबायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी का क्या मतलब हो गया, मकड़ियों का अध्ययन। ठीक है, फिर पेलियोंटोलॉजी मतलब जीवाश्मों का अध्ययन। ट्राफोलॉजी मतलब क्या है, पोषण विज्ञान। फिर प्रोटोजोलॉजी, ये तो सिंपल सा है, सब बता ही लेंगे। रेडियोलॉजी का मतलब होता है कि जीवों पर विकिरण का प्रभाव क्या पड़ा। क्लियर। फिर सार्कोलॉजी मतलब पेशियों का अध्ययन, और साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन, तो ये आप याद रखेंगे। फिर टेक्टोलॉजी के शरीर की रचनात्मक संगठन का अध्ययन। टेक्सोनॉमी ये होता है वर्गीकरण। एंटोमोलॉजी कीट पतंग जो होते हैं उनका अध्ययन। जेनेटिक्स मतलब होता है अनुवांशिक लक्षणों का। हीमेटोलॉजी, इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा क्या है, हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है, ब्लड होता है, तो रुधिर और रोगों का अध्ययन। फिर हेलमिंथोलॉजी परजीवी जो कृमि होते हैं उनका अध्ययन। हर्पेटोलॉजी जो उभयचर और सरीसृप होते हैं इनका अध्ययन। फिर इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद एग्रो। एग्रो मतलब खेती, मतलब घासों का अध्ययन। फिर हिस्टोलॉजी ऊतक जो होते हैं, ठीक है, या फिर इनको हम टिश्यू बोल देते हैं, इनका अध्ययन। फिर एल्गोलॉजी मतलब एल्गीज मतलब शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, ये हम अभी करके आ रहे हैं। न्यूरोलॉजी मतलब न्यूरॉन्स का यानी कि तंत्र का अध्ययन। मायोलॉजी मतलब पेशियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी मतलब पंछियों का। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। क्लियर सभी लोगों को। तो ये क्या था, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कुछ शाखा और जनक, जैसे जीव विज्ञान के जनक कौन है बेटा, अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें जीवाश्म विज्ञान की, तो लियोनार्डो दा विंसी। और आधुनिक भ्रूण विज्ञान वॉन बेयर। आधुनिक वनस्पति विज्ञान लीनियस। प्रतिरक्षा जो आपकी इम्यूनिटी होती है उसके एडवर्ड जेनर। ठीक है, क्लियर। अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं, कौन, जनक। फिर आधुनिक अनुवांशिकी जो है उसके टीएच मॉर्गन। फिर साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। ठीक है, फिर भारतीय शैवाल विज्ञान MOA आयंगर। क्लियर। फिर पादप शरीर की एनग्रियू। फिर जंतु विज्ञान अरस्तु। टेक्सोनॉमी लीनियस। फिर उसके बाद चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेट्स। भारतीय पारिस्थितिकी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रामदेव मिश्र। फिर उत्परिवर्तन के जनक ह्यूडो डिव्रीज। फिर उसके बाद कवक विज्ञान माइकेली। उसके बाद आपका आएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान लुवेनहॉक। और भारतीय ब्रायोलॉजी SR कश्यप। ठीक है, तो ये कुछ शाखाएं हैं और उनके जनक हैं, इसको आप याद रखेंगे। एंड करेंगे अपने सेशन को यहाँ पर। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कोई परेशानी हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपकी पर्सनल मदद के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, एनी टाइम, कभी भी
आप यहाँ पर अपने सुझाव भी व्यक्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो चलिए सेशन को यहाँ पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 4 में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।